नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है आज का। राहु केतु का महापरिवर्तन या महाराशि परिवर्तन। महा शब्द इसलिए जोड़ा, हमारे यहाँ महा जैसे महादेव, देवों के देव महादेव। तो जितने भी गोचर हैं उन गोचरों में गोचर होता है राहु का गोचर। शनि का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पर उसके बाद राहु का बड़ा महत्व है। कुछ ड्यूरेशन से भी उसका एक आइडिया निकलता है। देखिए, शनि जो है एक ही राशि में 2.5, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी रहते हैं। राहु 1.5 और गुरु करीब 1 साल। तो जितना बड़ा गोचर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगले 1.5 साल के लिए करीब अप्रैल 2022 तक राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। तो वो आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, किस फील्ड में क्या उतार चढ़ाव क्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आपको बता देना चाहता हूं कि नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि लग्न से और चंद्रमा से राहु का गोचर 3, 6, 10, 11 में शुभ होता है। बात भी सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दूसरी जगह आया है तो वो बिल्कुल मतलब अशुभ ही हो गया है और एकदम अब जो है राहु सब बुरा करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो किस फील्ड के लिए अच्छे हैं उनकी बात करेंगे, कहाँ थोड़ी सावधानी करनी है वो भी बात करेंगे। और जादुई महाशक्तिशाली कह सकते हैं, जो भी सबसे अच्छे उपाय हैं, अब आप उनको महाशक्तिशाली कह दो, जादुई कह दो या कुछ भी कह दो, अचूक कह दो, जो भी अच्छे और प्रैक्टिकल उपाय हैं और जो अच्छे हमारे धर्म ग्रंथों में दिए हुए उपाय हैं, उन सभी की बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपकी कुंडली पर बताएं, थोड़ा सा राहु को जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा राहु के बारे में कुछ लोग तो जानते हैं कि राहु बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ लोगों को उसके बारे में कुछ डर भी है आजकल, उसमें ज्योतिषियों का भी है, हम लोग डरा देते हैं। पर फिर भी मैं राहु के बारे में बताना चाहता हूँ कि कहानी कहाँ शुरू होती है राहु की, और क्यों राहु बहुत अच्छे भी हैं और क्यों राहु हमें बहुत कुछ देना भी चाहते हैं। राहु की कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन के बाद। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकलता है तो राक्षस लोग अमृत कलश को लेकर भाग जाते हैं। अब भाग जाते हैं या फिर कह सकते हैं वो उस पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और देवता उनसे मांगते हैं या छीनना चाहते हैं, जो भी हैं वो भारी पड़ते हैं, और देवता उनके आसपास भी अमृत के मतलब भटक नहीं पाते हैं, वो अपने अमृत लेकर निकल जाते हैं। तो ये सब देखकर भगवान विष्णु, लीलाधारी विष्णु एक लीला रचते हैं, क्योंकि देवता लोग आते हैं कि भाई बचाओ बचाओ। अब ये कहानी है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं, मोहिनी रूप धारण करते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है और बातें बहुत प्यारी करती हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक रूप मोहिनी रूप धारण करते हैं, और राक्षसों के पास, तमस गुण के पास जाते हैं तो वो उनकी बात मान लेते हैं। तो एक तरह से यहाँ एक बात आती है कि काम, टेम्पटेशन, इच्छा, कामुकता, ये सब कमजोरी है राहु की। ये सब कमजोरियों के थ्रू राहु दंड देते हैं, या राहु के थ्रू जो नुकसान होता है वो इन चीज़ों से होके जाता है। लालच, वैसे भी भगवान कृष्ण ने कहा है काम, क्रोध और लालच, ये 3 जो है नरक का द्वार है। वैसे तो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, पर उनमें से भी 3 महत्वपूर्ण हैं। तो ये वाली बात है। जब वो मोहिनी मान गई और राक्षस लोग मान गए कि हाँ भाई मोहिनी ही बांटेंगी जो अमृत है उसको, तो मोहिनी ने कहा कि आप असुर लोग एक लाइन में, देवलोक एक लाइन में, और मैं सभी को बांटूंगी। तो उसने बांटना शुरू किया। तो उन्होंने ये सोचा होगा राक्षसों ने कि भाई एक देवता को पिलाएंगी, उसके बाद एक राक्षस को पिलाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मोहिनी ने जैसे ही वो अमृत लिया और जो पिलाना शुरू किया, वो सिर्फ देवताओं को पिला रही थी, 1 को, 2 को, 3 को। ये देखकर राक्षसों में बैठा हुआ स्वरभानु को बड़ा अजीब लगा। उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मूर्ख बनाया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हम बैठे ही रह जाएं और ये लोग अमृत पीकर अमर हो जाएं और हम रह जाएं। क्योंकि मोहिनी ने ऐसा नहीं किया कि भाई देवताओं को पिलाए और राक्षसों को पिलाए, वो एक साथ एक लगातार सिर्फ देवताओं को ही पिलाई जा रही थी। तो स्वरभानु ने अपना दिमाग चलाया, बुद्धि चलाई और एक साहस दिखाया,
एक रणनीति रची, और रणनीति भी ऐसी, भेष बदला अपना, देवताओं का भेष बदला, राक्षस से देवता मतलब जो नहीं था वो हो गया, और उनके बीच में मिल गया। एक तरह का जासूसी समझ लीजिए कि किसी को पता तक नहीं चला कि कौन है, देवता है या राक्षस है। और जब पता चला तब तक उसने अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर ली थी, अमृत गले के नीचे जा चुका था। और पता सूर्य और चंद्रमा के थ्रू चला, इसी वजह से सूर्य और चंद्रमा को राहु ग्रहण लगाते हैं। और जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि भाई ये तो एक राक्षस है, भगवान विष्णु मोहिनी रूप से विष्णु रूप में आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दिया। पर इससे पहले अमृत पी चुके थे और वो राहु केतु बने, और जिनको हमारे नवग्रह में स्थान दिया गया है उनकी बाकायदा पूजा होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये ईश्वर की कृपा से हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव की कृपा से हुआ। पर सीखने वाली बात यहाँ है कि राह से ही, सिर्फ इस कहानी से ही राहु की लगभग सारी क्वालिटी आपको आ जाएंगी समझ में। एक तो पहले उसने नियम तोड़ा, जो मोहिनी से उसने वादा किया था कि हाँ वो ऐसा करेगा, उसने ऐसा नहीं किया। तो राहु जो है नियम को पालन नहीं करते हैं, नियम तोड़ते हैं। और नियम तोड़ते हैं तो मतलब नियम के पार जा सकते हैं, बाउंड्री तोड़ सकते हैं। तो सामाजिक नियम, मर्यादा के नियम और रिश्तों के नियम जो होते हैं, और उसको राहु तोड़वा देते हैं या तोड़ते हैं, तो उसके लिए राहु जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, उसने एक साजिश रची, षड्यंत्र रचा। तो राहु षड्यंत्र रचने में बड़े निपुण होते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही षड्यंत्र रचा, ऐसा षड्यंत्र रचा कि देवता भी नहीं पहचान पाए। तो खतरनाक षड्यंत्र, भयंकर षड्यंत्र, ऐसा कि अच्छे अच्छे मात खा जाएं। डिप्लोमेसी, डिटेक्टिवनेस, जासूसीपना, ऐसा भेष बनाया और इस तरह से बैठे, कुछ बात भी की होगी कि किसी को आइडिया नहीं लग पाया। इतने तेज, चालाक, तर्राक, देवता तक नहीं तो इंसान तो क्या, मतलब देवता सारे के सारे उनसे चकमा खा गए। भगवान तो खैर भगवान है ही, पर सो इंटेलिजेंट, राहु बहुत बुद्धिमान, चालाक, तेज, तर्राक, और किसी भी तरह से अपना काम निकलवा लेने की शक्ति देते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बुरा है, भाई बुरा नहीं है, बहुत अच्छे हैं राहु। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि कुछ बच्चों का अपहरण हो जाता है, खूबसूरत से प्यारे से बच्चों का, बच्चियों का अपहरण हो जाता है, और टेररिस्ट जो हैं उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि भाई इनको, ये हमारे कब्जे में है, आप इनको अगर छुड़वाना चाहते हैं तो या तो पैसे या कुछ ऐसा ही, या फिर हमारा जो दूसरा टेररिस्ट है उसको छोड़ दीजिए। तो बड़ी समस्या है। अब ऐसे में कोई दूसरा चाहिए जो इससे भी बड़ा षड्यंत्र रचे, कुछ ऐसी माया फैलाए कि बच्चे भी छूट जाएं, और जिन्होंने माया फैलाई है, जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, वो भी पकड़े जाएं। तो षड्यंत्र, प्लानिंग, माया, कुछ भी कहें, उस अपने आप में कोई बुरी नहीं है। उसकी ज़रूरत अच्छाई के लिए भी होती है, अच्छाई की विजय के लिए भी होती है। तो राहु बहुत अच्छे ग्रह हैं, आपको एबिलिटी देते हैं डिप्लोमेसी की, और किस तरह से काम निकालना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है। शातिरता जो व्यक्ति के अंदर होती है वो देते हैं। उसका उद्देश्य बहुत पुण्य वाला, बहुत अच्छे वाला भी हो सकता है। इसके साथ साथ राहु हालांकि बाहर की तरफ ले जाते हैं, व्यक्ति को बाहर की तरफ ले जाते हैं, और जैसे कि गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, मिनिस्टर बनना, आईएएस बनना, बाहर तरक्की करना, ऊपर जाना, एक के बाद एक सफलता प्राप्त करना। राहु इसकी तरफ जाते हैं, बाहर जाते हैं और सफलता अर्जित करना चाहते हैं। राहु समझते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वो बैठने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए हैं तो हमारा जो लक्ष्य है कुछ नहीं करना, बैठ जाओ भाई, क्या ऐसा मोह माया है, ऐसा कुछ नहीं है। राहु समझते हैं कि भाई जो जहाज होता है वो उड़ने के लिए बना होता है, वो उड़ने के लिए बना होता है। हालांकि वहाँ पे रिस्क बहुत है, वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, एकदम से जहाज खत्म हो सकता है। सबसे ज़्यादा सेफ तो वो एयरपोर्ट में ही है, जैसे व्यक्ति घर में सेफ है, पर व्यक्ति घर में बैठने के लिए नहीं बना है, वो यही बना है कि वो बाहर जाए, कुछ करे जीवन में। तो राहु बाहर की तरफ ले जाते हैं, पर एक तरह से योद्धा हैं,
आपको बढ़ाते हैं, उनसे आप सीखते हैं। आप किसी भी चीज़ में जाएं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फैशन हो, मॉडलिंग हो, कहीं भी जाएं, जब बाहर जाएंगे नए नए लोगों से मिलेंगे, एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, कुछ अच्छा कुछ बुरा, आपका इवोल्यूशन होगा, आप सीखेंगे और आप धीरे धीरे ईश्वर के करीब ही जाएंगे। हालांकि वो कहाँ कहाँ से होकर जाएंगे अलग बात है। तो राहु भी एक बहुत ही भयंकर योद्धा हैं जो कि रिस्क लेना जानते हैं, जो कि जानते हैं कि डर के आगे जीत है, कि मौत के आगे ज़िंदगी है, आप किसी तरह से कहिए। तो बहुत अच्छे ग्रह हैं। दूसरी तरफ केतु भी कम खतरनाक नहीं है, केतु भी कम रिस्क लेने वाले नहीं है। केतु का रास्ता भी आसान नहीं है। केतु अंदर की तरफ ले जाते हैं। केतु डायरेक्टली 12वें भाव के मोक्ष के कारक हैं। कहते हैं कि भाई ये धन कमाकर, शादी करके और नई पोस्ट पाकर, प्रधानमंत्री बन के या आईपीएस बन के इन द एंड आपको मरना है और उसके बाद फिर से जन्म लेना है। ये चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कुछ है जीवन में तो इससे बाहर आइए। और उसका रास्ता बड़ा कठिन है। केतु संतों को दिखाते हैं, मोक्ष को दिखाते हैं, सब कुछ छोड़ देने को दिखाते हैं और कड़ी से कड़ी तपस्या को दिखाते हैं मोक्ष पाने के लिए। तो केतु का रास्ता उससे भी ज़्यादा कठिन है। एक संत होना, एक वास्तव में मैं क्या हूँ उसकी खोज पे निकलना किसी योद्धा से कम नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। तो दोनों ही योद्धा हैं, दोनों ही हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। राहु थोड़ा एंड में और केतु की डायरेक्ट अप्रोच ही उस तरफ है, पर इन द एंड दोनों ही हमारी कुंडली जागरण करने के में, कुंडली जागरण का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार के करीब आना। चक्र, आप उसको चक्रों से समझ सकते हैं, कुंडली जागरण से समझ सकते हैं, समाधि से समझ सकते हैं, आत्म साक्षात्कार से समझ सकते हैं। जो भी समझे, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। और जितने भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, और चाहे वो साइंटिस्ट हुए हैं या फिर बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं, सभी में राहु केतु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो था राहु के बारे में। राहु भौतिकवादी हैं, मैंने बात की। राहु का संबंध विदेशों से है, विदेशों में ले जाते हैं, विदेश से साथी। विदेश का मतलब विजातीय, दूसरी जात के लोगों से राहु का संबंध है। तो जिसका राहु स्ट्रांग होगा वो बाहर विदेश में अच्छा करता है, उसके विदेशी लोग काफ़ी हो सकते हैं, विदेशी लोगों से उसको साथ मिलता है। और या कह सकते हैं विदेशी चीज़ें उसके सोर्स ऑफ इनकम में आ सकती हैं। इसका राहु अच्छा है। वैज्ञानिक है राहु, क्योंकि नियमों को नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक कभी नियम नहीं मानता। वैज्ञानिक कहता है कि रास्ता हमेशा खुला है, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है आपने ये बता दिया ये ठोस है तो ठोस है। वो कहेगा देखना है कैसे ठोस है। हो सकता है ठोस ना हो सकता है जो सब लिखा हुआ है सब बेकार हो, सब झूठ हो। और जब बाद में पाता है कि हाँ भाई दिखता तो ठोस है पर पूरा एटम तो खाली है, सब कुछ खाली है। तो वैज्ञानिक सोच, आगे निकलना, नई नई चीज़ें, नई चीज, गाड़ी, नई गाड़ियाँ, नया फ्रिज, नई टेक्नोलॉजी, वाईफाई, इंटरनेट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सब आजकल की नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, नई नई निकल के हर दिन कुछ ना कुछ लॉन्च होता रहता है। नए नए सॉफ्टवेयर, ऐप्स वगैरह ये सब चलता है। ये सब क्या है? राहु की वजह से है। तो राहु शोध करता है, वैज्ञानिक हैं। अब जो केतु घूम के आ रहे हैं स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो वृक्षिस जो है वो मौत को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो इससे हम लोगों को सहायता मिलेगी कि नई नई वैक्सीन्स आएंगी जो ये जो भयंकर जो चलता रहा है उसका कुछ ना कुछ इलाज निकल के आएगा, उसका कुछ ना कुछ इलाज निकल कर आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिसको आजकल कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया सोचना, उसके लिए राहु जिम्मेदार हैं। तो देखिए कितने कमाल के हैं। डिप्लोमेट है, रिस्क टेकर है, खतरों के खिलाड़ी हैं। खतरों के खिलाड़ी का मतलब ऐसा नहीं है कि डर लग रहा है फिर भी कूद गए, नहीं, उन्हें डर में ही मजा आता है। जिनका राहु अच्छा होता है, जब तक लाइफ में कोई सस्पेंस ना हो, कुछ इस तरह का ना हो, रोमांचक ना हो, एकदम सिंपल स्मूथ लाइफ की 6 to 12, वो क्या कह सकते हैं 10 to 6 का जो जॉब है, गए तनख्वाह मिल गई 30वें दिन और सब सेफ चल रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, हाँ ये जॉब प्राप्त कर लिया, अब सिक्योर होगी लाइफ, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता। जिनका राहु मेन होता है चार्ट में, या राहु डोमिनेटिंग चार्ट होता है, वे कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और वो उसके लिए कई बार बहुत ऊपर उठते हैं, कई बार बहुत नीचे गिरते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। तो जो घोड़े पे चढ़ेगा वो गिरेगा भी, और जो गिरेगा वही सवार भी होगा।
याद रखिएगा। जो पानी में कूदेगा वो डूब भी सकता है, पर जो डूबने की हिम्मत रखता है मोती भी वही निकालेगा। तो रिस्क टेकिंग बनाते हैं राहु आपको, केतु भी रिस्क टेकिंग बनाते हैं, पर अंदर की तरफ। बाहर का सब छोड़ व्यक्ति सीधा डायरेक्ट उस परम सत्ता को समझना चाहता है, और बहुत बड़ी बात है। तो ये था राहु केतु के बारे में। अच्छा, आपके बारे में बात की जाए तो अगर हम क्लासिक्स को लेते हैं तो राहु केतु का जो गोचर है वो सिर्फ 3, 6, 10, 11 में अच्छा है, चंद्रमा से और लग्न से। और फिलहाल आपके दूसरे भाव में, दूसरी राशि में और नवम भाव में, दूसरी राशि जो है वृषभ उसमें राहु है, और आपके नवम भाव मतलब भाग्य भाव में राहु आ रहे हैं। तो अब यहाँ से एक बात है कि वैसे तो ये शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि ये तो नौवां घर है। शुभ तो 3, 6, 10, 11 में ही है, पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम अशुभ है। राहु एक्चुअली जहां पर भी हो, जिन घरों से तीसरे, छठे, 10वें, 11 में होते हैं उसका शुभ फल देते हैं। इसीलिए जब लग्न से 3, 6, 10, 11 होंगे तो शुभ हो जाएगा। इसी तरह चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 होंगे तो शुभ हो जाएगा। तो आपका राशि कन्या होगी तो लग्न आपका कुछ और हो सकता है। तो अगर एक से शुभ है, एक से अशुभ है तो मतलब बीच का है। दोनों से शुभ है तो बहुत बढ़िया बात है, और दोनों से अशुभ है तब भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस केस में भी राहु उन घरों से अच्छा फल देंगे जिनसे वो 3, 6, 10, 11 हैं। जैसे कि आपके केस में राहु अच्छा फल देंगे चौथे भाव का, सप्तम भाव का, 11वें भाव का और 12वें भाव का। क्योंकि अगर हम सप्तम भाव से गिनते हैं 9वें भाव तक तो सप्तम, अष्टम, नवम राहु तीसरे भाव में है। चौथे भाव से अगर गिनते हैं चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां राहु छठे भाव में है। चूंकि चौथे भाव से छठे भाव में है तो इसका शुभ फल देंगे। 11वें भाव से गिनेंगे तो राहु 11वें भाव में है, 11 से 11 में है तो भी शुभ फल देंगे। 12 में से गिनेंगे तो राहु 10वें भाव में, चूंकि 12वें भाव से 10वें भाव में है तो इस भाव का भी शुभ फल देंगे। तो देखिए, सबसे अच्छी बात तो है कि इसमें से 2 केंद्र और 1 लाभ भाव आ गया आपके लिए। तो घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, इस चीज़ में आपको फ़ायदा होगा। इस चीज़ के बिजनेस में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। पैसा अगर आता है, अगर उसको आप इन चीज़ों में लगाते हैं वो सेफ रहेगा। बैंक में डालेंगे तो थोड़ा खतरा हो सकता है, मतलब खतरा क्या, उसे निकालने की नौबत आ सकती है। पर अगर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी में, घर में, गाड़ी में, बंगले में, कोई अपने जो भी कह सकते हैं कंफर्ट की चीज़ है तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। माता को ध्यान रखना है, माता से अच्छे रिलेशन रहेंगे। सप्तम के लिए अच्छे आ रहे हैं, बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा। पर चूंकि नवम भाव में राहु हैं और नवम भाव भाग्य का है, मतलब अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात थोड़ा थोड़ा आप करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप बच सकते हैं और उससे हानि हो सकती है। तो किस तरह से बचा जाएगा? अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो बुद्धि से काम लें, भगवत गीता पढ़ें, किसी धार्मिक स्थान पे 5 मिनट जाके बैठें, ईश्वर का धन्यवाद करें। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कुछ अच्छी बातें अपने दिमाग में ले जाएं। अपने लक्ष्य के प्रति, जो आपका लक्ष्य है उसको महसूस करें कि आप उसको प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे रास्ते से प्राप्त कर रहे हैं। अपने आप को देखें कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, और वो सब होगा भी अगर आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि राहु धर्म के भाव में है। और अपने गुरुओं का सम्मान करें। यहाँ पर गुरु आपको अपने ही धर्म, अपने ही लोगों से थोड़ा अलग करने की कोशिश करेगा, और अगर आप अलग होते हैं तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बात आपके हाथ में है, आप इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको विदेश ले जा सकते हैं, और विदेश जाना आपके लिए शुभ है, क्योंकि 12वें घर से ये 10म आ रहे हैं। तो विदेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस भी जो आप कर रहे हैं, अगर उसमें आप कोई विदेशी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो राहु आपका साथ देंगे। तो ऐसा नहीं है सब कुछ बुरा है, लाभ भी होगा। अगर विदेशों से कुछ विदेशी चीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें विदेशी हैं, चाहे कोई भी काम हो, तो उसमें आपको लाभ होगा। दोस्तों से, बड़े भाई से, फ्रेंड सर्कल से आपका लाभ होगा, फ्रेंड सर्कल से अपना लाभ होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा गुस्से के कारण, इल्यूजन के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पिता से और कुछ अपने से बड़े लोगों से, गुरुओं से मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। खाने पीने में राहु अगर भाग्य पे आ रहे हैं तो विदेशी चीज़ों में के साथ साथ शराब, सिगरेट,
ऐसी चीज़ों की तरफ व्यक्ति का मुंह मोड़ सकते हैं, उसकी तरफ व्यक्ति का मन करा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, उसके चंगुल में नहीं फंसना है। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, याद रखिएगा। अगर वो खूबसूरत ना हो तो कोई धोखे में आएगा ही नहीं, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। इसी तरह से रजगुण हुआ, तमस गुण हुआ, वो कोई भी चीज़ों बड़ा अट्रैक्ट करती है, बड़ा अच्छा लगती है, पर रिजल्ट बाद में क्या होता है, कैसा भी नहीं होता है। बाद में फिर कहता है व्यक्ति ऐसा मैंने करा ही क्यों, और पर शुरू में व्यक्ति से रहा नहीं जाता। तो उसको रहा जाए, व्यक्ति अपने आप पे कंट्रोल कर पाए तो कैसे कर सकता है, बुद्धि के थ्रू। बुद्धि के अंदर सिर्फ अच्छी ही बातें जाएं, आप अच्छा ही सुने, अच्छा ही देखें, अच्छी ही किताबें पढ़ें। सोने से पहले, उठने के बाद मन में सिर्फ अच्छी ही इनपुट जाएगा तो फिर जो आपका व्यवहार है वो भी अच्छा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इसको ज्योतिष के तौर पे लें, आप इसको विवेकानंद जी की शिक्षा के रूप में लें, आप इसको भगवान कृष्ण की इच्छा मतलब शिक्षा के रूप में लें, या किसी भी महान व्यक्ति जो आपको लगता हो नए ज़माने में, कोई भी हो, इसका कोई अपवाद नहीं है। सिर्फ यही एक तरीका है, जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा समझेंगे, जितना का जितना अपने अंदर ले जाएंगे जैसी बातों को, वही बातें निकल के आएंगी, सपनों में भी, बाहर भी, कर्म में भी। और कोई रास्ता नहीं है। एक तो टेंडेंसी है ही जो आपके बचपन से आई है, जो जेनेटिकली आई है, वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो ये है कि अच्छा इनपुट अपने अंदर ले जाना, आदर करना व्यक्तियों का, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं है, पॉजिटिव रहने का मतलब देख पाना रियल पिक्चर को, हाफ ग्लास फुल। एम्प्टी पे ही ध्यान रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब एम्प्टी है ही, कुछ है ही नहीं। तो इसको भी ध्यान रखना, क्या आपके पास है, और उसके बाद क्या आपके पास नहीं है उसकी तरफ जाना। क्योंकि अगर जो आपके पास है उसका आपको ध्यान है तो आप पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जी रहेगी आपके अंदर, और जो आपके पास नहीं है आप उसको भी प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ से देखा कि 4 घर का जो राहु है वो अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। चौथे घर का, 7वें घर का, 11वें घर का और 12वें घर का। चौथे घर से घर, गाड़ी, बंगला, माता, पोस्ट पोजीशन, तो वो का उसका भी लाभ हो सकता है। खास करके आपके जो लोग हैं, पॉलिटिक्स में अगर हैं तो आपको आपके आसपास वाले लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में पत्नी के साथ रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, और लाभ होगा, कहीं ना कहीं से लाभ के कुछ नए सोर्स बनेंगे, कुछ नए इनकम के सोर्स बनेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, हॉलीडेज के लिए अच्छा, योगा, मेडिटेशन और कुछ समाधि, दान पुण्य आदि करेंगे तो इस कह सकते हैं इस समय में उससे आपको काफ़ी हद तक लाभ होगा। अच्छा, दो फील्ड हैं जो जिनका ज़्यादा ध्यान रखना है, वो होते हैं जिनसे राहु होते हैं 12 में और 8 में। जैसे कि राहु 9वें भाव में है तो 10वें भाव से 12 में है। 10वां भाव होता है प्रतिष्ठा का, आपकी समाज में इज्जत का, आपकी पोस्ट का। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे प्रतिष्ठा पे कोई बात आए। प्रमोशन नहीं, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसके कारण आपकी बॉस से ना बने। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाए या आपको नीची पोस्ट दे दी जाए, कुछ ना कुछ ऐसा, आपकी बदनामी कुछ किसी तरह से हो। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अपने बॉस से, अपने से बड़ों से बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी से बात करनी है। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो हाँ हाँ करके निकाल देना है, उसमें टेस्ट में नहीं आना है, नहीं तो उससे बात बिगड़ सकती है, बात बढ़ सकती है, बात जो है बिगड़ सकती है। अच्छा, दूसरा घर धन का है, बैंक सेविंग का है। तो यहाँ से लाभ तो दिखा रहा है पर सेविंग नहीं दिखा रहा है, मतलब आएगा तो सही पर खर्च हो जाएगा। अगर आपको खर्च नहीं करना है तो इन्वेस्ट करना है, बैंक में नहीं डालना है। घर, गाड़ी, बंगला, एसी, कुछ चीज़ खरीद लेंगे तो ठीक है। अगर कोशिश करेंगे बैंक में डालने की तो कुछ ना कुछ खर्चा आएगा और आपको वहाँ से निकालना ही पड़ेगा। इस तरह की कंडीशन है यहाँ पर। अब जरा राहु की दृष्टियों की बात कर लें। अब राहु यहाँ से बैठकर 5वीं दृष्टि लग्न पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर डालेंगे और 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर डालेंगे। लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी जो ऑरा है उसको प्रभावी बनाएंगे, पर थोड़ा सा मिस्चीवियस, धोखाबाजी
मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा रहेगा कि थोड़ा छोट, जैसे राहु ने किया था षड्यंत्र रचना, धोखा देना, इस तरह से इन रास्तों के थ्रू आप कोशिश करेंगे अपना लक्ष्य पाने की। करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, पर आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, सही रास्ता थोड़ा सा अगर है भी, पर सही चीज़ के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो किया जा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि कई बार ये जरूरी होता है किसी अच्छे काम को सिद्ध करने के लिए, पर लक्ष्य आपका सही होना चाहिए। अगर गलत के लिए करेंगे तो नुकसान होगा, भाग्य हानि होगी। यहाँ से तृतीय भाव तो भाई बहन पड़ोसी, उनसे थोड़ी अनबन हो सकती है। आपका जो कम्युनिकेशन होगा, जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से आप राइट करते हैं, जिससे आप लिखते हैं, उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और पिता से थोड़ी दूरी ला सकते हैं। और बच्चों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि पंचम पर राहु की दृष्टि है। हालांकि वहाँ गुरु बैठे हुए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, गुरु हैं तो सब संभाल लेंगे। और इसके साथ साथ पंचम के स्वामी शनि भी वहाँ पर हैं, जिसको पनौती बोलते हैं वैसे तो, पर फिर भी थोड़ा सा यह है कि शिक्षा, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो बहुत मेहनत कीजिएगा, तभी रिजल्ट आएगा अच्छा, वरना मन आपका इधर उधर डोलेगा। मन तो सभी का डोलता है, किसी का थोड़ा, किसी का ज़्यादा, इस बार थोड़ा ज़्यादा डोलेगा, पर उसको भी फोकस करने का एक ही तरीका है। पहले तो आपका जो लक्ष्य है वो वास्तव में लक्ष्य हो, नाम के लिए ना हो कि भाई सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। दिल से आना चाहिए कि हाँ ये तो करना ही है। फिर उसके बाद एक बार दिल से आ रहा है आपका, हाँ भाई ये काम करना है, मन से आ रहा है, तो फिर आपका एक माहौल बनाना चाहिए इस तरह का कि पोस्ट लगाइए, आप अपने फ़ोन के पीछे लगाइए, अपने कमरे पे लगाइए, सो से उठते ही आपको दिखाई दे क्या आपको करना है और आज का क्या आपका नियम है, क्या आपको आज प्राप्त करना है। आप करना ही करना है, आपने ये बनाया कि हाँ भाई ऐसे करना है तो करना ही है। अगर नहीं करना है, नहीं कर पाए तो अपने आप को थोड़ा सा पनिशमेंट कर सकते हैं, 10 का नोट फाड़ दीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि अगली बार भी नहीं करेंगे तो फिर से फाड़ेंगे। तो जहाँ 1-2 बार आपने ऐसा किया, तीसरी बार आप करेंगे ही करेंगे और फिर वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और सब अच्छा रहेगा। पर कुछ तो करना होगा, यू हैव टू थिंक द सॉल्यूशन और फिर उसको फॉलो करना है। क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है यार। इंसान ने जहाज बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया, इतने बड़े बड़े क्या कह सकते हैं कंप्यूटर बना दिए, तो आप भी एक इंसान है, आपकी कैपेसिटी बहुत है। बस प्रॉब्लम यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपका माइंड आपके ही हाथ में नहीं है, वो इधर उधर भागता रहता है। तो अपना लक्ष्य तय कीजिए और उसकी तरफ बढ़िए। उसके रास्ते में बता चुका हूँ, अच्छा इनपुट जाए, अच्छा ही फोकस हो आपकी लाइफ में, अच्छे दोस्त हों। और सबसे अच्छे दोस्त बुक्स होते हैं, किताबें, अच्छी किताबें। एक नॉलेज आपके पास आ जाए उसके बाद आप किताब ना करें, ठीक है। इसके साथ साथ हेल्थ का ध्यान रखिए, योगा प्राणायाम कीजिए, क्योंकि अच्छे शरीर में ही अच्छा दिमाग वास करता है। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। अच्छा, खाने का मैंने जिक्र इसलिए भी किया कि दूसरा भाव यहाँ वाणी का भी है, धन का ही नहीं है, वाणी का भी। आपकी वाणी आपके बने बनाए काम को स्पॉइल कर सकती है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि बना बनाया काम प्रॉब्लम में आ जाए। बॉस से कुछ ऐसा बोल दें, उसे गुस्सा आ रहा है, वहाँ आपको भी गुस्सा आ गया, कुछ बोल दिया, वो 1-5 मिनट की बात से आपकी जो सालों साल की जो मेहनत थी वो बेकार हो जाए। होता है ऐसा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस चीज़ का चांसेस है। और घर में जो भाई बहन जो होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे थोड़ा सा, खास करके भाई बहनों से थोड़ा सा कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और किसी संपत्ति के लेकर, पैसे को लेकर थोड़ा बहुत झगड़ा आदि हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर चीज़ को समझदारी से, प्यार से और लालच को साइड में रखकर ईमानदारी से, न्याय से सुलझाइएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। याद रखिए, देने वाला तो वही है, हम तो सिर्फ बहाना है। तो अगर आप सही रास्ते पर रहेंगे तो जब ईश्वर देगा तो इतना देगा कि आपसे संभलेगा नहीं। इसलिए सही रास्ते पर रहिए। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि मेहनत करते रहिए, जो आपका गोल है उस पर बढ़िए। आपने उसके लिए मेहनत कितनी की है जरा पहले शीशे में देखिए, क्या दिल से मेहनत की है, क्या जो प्लान बनाया था वो कभी पूरा किया है उसी तरह से। अगर किया है तो सिर्फ देर है, अंधेर नहीं है, मिलेगा ज़रूर। तो ये था मेरी तरफ से राहु केतु का जो महापरिवर्तन है उसका रिजल्ट। अच्छा, इस
यात्रा में जो राहु हैं वो 3 नक्षत्रों से भी गुजरेंगे। जैसे कि शुरू में वो मृगशिरा जो मंगल का नक्षत्र है उससे रहेंगे इस सितंबर से, और 2021 की जनवरी तक। फिर जनवरी से लेकर 2021 की जनवरी से लेकर 2021 के ही सितंबर तक वो रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, और उसके बाद वो सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, कृत्तिका नक्षत्र में। 2021 के सितंबर से लेकर 2022 के अप्रैल तक वो जो हैं कृत्तिका सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। तो नक्षत्रों का भी एक होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। वो होते हैं ना 9 वो होते हैं 9 जो तारा हैं हमारे, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेमा तारा, प्रत्यारी तारा, साधक तारा, बाधक तारा, मित्र तारा, परम मित्र तारा। तो राहु जिस नक्षत्र में है उसको एज ए जन्म नक्षत्र ट्रीट करते हैं हम, और आपका जो नक्षत्र है उससे देखते हैं कि वो कहाँ पड़ रहा है। तो वो भी एक विज्ञान है, वो भी एक तरीका है, और ये भी एक तरीका है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों से अच्छा आता है तो बहुत बढ़िया, एक से अच्छा एक से बुरा तो बीच का है। तो उस तरह से आइडिया निकाला जाता है। बाकी मेरे ख्याल से हमने काफ़ी कुछ कवर किया इसमें। थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि राहु एयर एलिमेंट है, स्पेस भी है थोड़ा थोड़ा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, माया है राहु, धुआं है राहु, ट्रेवल है राहु, दूसरी भाषा, दूसरे लोग, पर्शियन, उर्दू या कोई भी स्पेनिश जो दूसरी भाषा है वो राहु है। तो अगर रेमेडी की बात आती है तो सबसे पहली रेमेडी यही है, जो आपसे दूसरे लोग हैं, गरीब लोग हैं, विजाति लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका कुछ अच्छा करना, उनको कुछ दान दे देना, उनको कुछ कपड़ा दे देना, उनकी कुछ हेल्प कर देना, उनकी चाहे पैसा दे देना, कुछ ना कुछ उनका हेल्प करना आपको राहु के लिए अच्छा करेगा। पहला उपाय, प्रैक्टिकल उपाय। जब जाते हैं, कोई स्त्री है या पुरुष है जो झाड़ू लगा रहा है, आपसे अलग हो गया एक तरह से, भाई उसका स्टेटस आपका स्टेटस, तो उनकी मदद कर दें, उनको काम दिला दें। अगर आप दिला सकते हैं तो किसी भी तरह से आप उनकी हेल्प करें और दिल से करें। तो एक तो ये रेमेडी होगी, ये बहुत कह सकते हैं जादुई रेमेडी है, खतरनाक रेमेडी है, इससे अच्छी रेमेडी नहीं है। इसके अलावा आप घर से कुछ उनके लिए बना के ले जा सकते हैं, जहाँ पर भिखारी लोग हों, मंदिर के किनारे भिखारी बैठे हुए हों, या कहीं पर भी आपको पता है कि ऐसे लोग रहते हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा देंगे तो हो सकता है वो खाना ना खाएं, तो कुछ ऐसा खाना उनके लिए बनवा के ले जाएं, वो दे सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। बुधवार को करें ऐसा कहा जाता है, बाकी जो दिन आपको शुभ लगे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी पुण्य करेंगे रिजल्ट आप ही को मिलेगा। ये जो आपस में जो देवता हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये सब इनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है। अब दूसरे दिन भी पुण्य करते हैं तो आपको मिलता है। फिर ट्रेडिशनल वे है राहु के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा माता की पूजा। इसका कारण है महिषासुरमर्दिनी राक्षसों का वध किया था। इसके अलावा जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था तो नीलकंठ जब कहलाए थे, तो जब वो नीचे जाने लगा तो माता ने उनका साथ दिया था उस जहर को। तो राहु जहर भी हैं, राहु नशा भी हैं, राहु दवा भी हैं, राहु केमिकल्स भी हैं। तो यहाँ से भी आता है माता की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर कोई भी माता का मंत्र, निवारण मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इसमें तीनों माता हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, इसका भी कर सकते हैं। तो ये राहु का उपाय है। इसके अलावा जो बोलते हैं उपाय वो सब जानते हैं कि नारियल को अपने सर से 21 बार या 7 बार घुमा के दान कर देना, पानी में बहा देना, और बहता जब बहाना है तो बड़ी श्रद्धा से, मन से, दिल से बहाना है, और वापस उसको देखना नहीं है कि नारियल कहाँ गया, कहाँ, इस बात का ध्यान रखना है। काली चींटियों को खाना खिलाना, काली चींटियों को खाना खिलाना, ये सब कुछ उपाय हैं। और सबसे अच्छा उपाय मेरे को जो लगता है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ओम दुम दुर्गाय नमः का है। और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल उपाय है कि जो भी लोग आपसे नीचे हैं, कमज़ोर हैं, दूसरी जाति के हैं, जो दूसरे धर्म के हैं, चाहे वो दूसरे धर्म के प्रीस्ट हों, बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं, उनको कपड़े दान कर देना उनके लिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको आप कई बार कर सकते हैं अगर आपके राहु खराब हैं तो। अच्छा, अगर जैसे राहु कहा कि भाई नवम में अशुभ हैं, तो क्या सबके लिए अशुभ है? नहीं, गलती मत कीजिएगा कि वो अशुभ हैं। आपकी जन्मपत्री में कैसे हैं,
अगर आपकी जन्म पत्री में बहुत शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं और उनकी दशा महादशा चल रही है, तो ये राहु भी आपका अच्छा ही करने वाले हैं, भला ही करने वाले हैं। अगर आपकी जन्म पत्री में बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं और गोचर में भी बुरे आ रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं है। देखिए कितने सारे घरों के लिए वो अच्छा करेंगे। कुछ घरों के लिए जो बात है उसकी सावधानी कीजिए और ये उपाय कीजिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए और कर्म कीजिए, सब अच्छा होगा। तो इसी के साथ ये कन्या राशि का, कन्या लग्न का जो राहु केतु का महापरिवर्तन है उसका रिजल्ट था। मुझे भरोसा है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।